नब्ज़ क्या खाक बोलेगी जो दिल पर गुजरी है वो सिर्फ दिल ही जानता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से केतु महादशा से संबंधित सीरीज़ के अगले वीडियो के बारे में। जो एक्सपीरियंस हमें भेजा है कानपुर से नेहा अवस्थी जी ने। नेहा अवस्थी जी ने अपने जीवन में जो भी केतु महादशा के दौरान उन्होंने परिस्थितियों को फेस किया है, नेहा अवस्थी जी ने अपने केतु महादशा के एक्सपीरियंस को बहुत ही बाखूबी शेयर किया है। आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ऐसे लोग जो आने वाले समय में या तो केतु की दशा से होकर गुजरने वाले हैं या अभी वो केतु की महादशा से गुजर रहे हैं, तो उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जो जिस सिचुएशन में वो अभी निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मनोबल को थोड़ा सा हिम्मत बंधे और वो इन परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ़ भी हो सकें और अपने आप को सचेत भी रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं नेहा अवस्थी जी का अनुभव। नेहा जी बताइए। सर, मैं नेहा अवस्थी हूँ, यूपी उन्नाव कानपुर से। और मैं अपनी यहाँ पे जो भी केतु महादशा के थ्रू मैंने जो भी फेस किया, जैसे जैसे मैंने सर्वाइव किया, वो सब मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ ताकि लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। तो सर 2015 मई में मेरी ये केतु की जो महादशा थी वो स्टार्ट हुई। और केतु के टेन्योर में और फेस में वीनस का टेन्योर आया। और उस दौरान मैं ये कहूँगी कि ये मेरी लाइफ का करियर की स्टार्टिंग थी। और मेरी लाइफ का ये बहुत अच्छा फेज था। मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही थी और करियर भी अच्छे से चल रहा था। तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, वो अच्छा पीरियड था मेरा। फिर जब ये केतु में सन का टेन्योर आया तो एक्चुअल चीजें वहां से स्टार्ट हुई। पता नहीं क्यों, विदाउट एनी रीजन, मुझे पता नहीं, बट मैं बहुत एंजाइटी से रहने लगी और डिप्रेस रहने लगी। और जो भी करियर मेरा उस दौरान स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे वो फेल होने लगा। और पूरा जो भी प्लान मैं करियर के थ्रू बनाती थी वो पूरा फेल हो जाते थे। और ये यही ऐसा ही टाइम चलता रहा। सन, मार्स और राहु की टेन्योर इसमें आती रही। आप स्टडी कर रहे थे? जी, स्टडी कर रहे थे। और सर मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी गवर्नमेंट जॉब की और पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। बट जो चीजें स्टार्ट हुई थी वो अच्छी स्टार्ट हुई थी। बट इस दौरान चीजें, मतलब मैंने जो भी स्टार्ट किया वो कुछ फेल ही हुआ, उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। और मेन यहाँ से मैं कहूँगी केतु की पीरियड में मेरे और जो गेम स्टार्ट हुआ वो तब हुआ जब इसमें जुपिटर की टाइमिंग आई। लोग कहते हैं कि जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है और इससे सब कुछ मतलब शुभ ही रहता है। बट आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन जब इसमें जुपिटर की टेन्योर आई तब अचानक ही 10 दिन के अंदर ही मेरी शादी फिक्स हो गई। अच्छा जी। और पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, सिर्फ 10 दिन में ही सब कुछ हो गया और सब कुछ डेट आ गई और सारा सब कुछ प्लान हो गया। और जैसा एग्जैक्टली मैं चाहती थी, ऐसा लाइफ पार्टनर, ऐसा इन लॉ जैसे मुझे चाहिए थे, एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ही होता चला गया। बट मुझे सब कुछ अच्छा हो रहा था। बट पता नहीं क्यों उस दौरान मैं अपने पेरेंट्स से ये कहती भी थी कि सब बहुत अच्छा हो रहा है, बट पता नहीं क्यों मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है। और अंतर मन में खुशी नहीं थी कोई भी। हाँ, मैं मतलब बहुत अच्छा हो रहा था। जो भी रिलेटिव्स को पता चल रहा था कि ऐसी जगह शादी फिक्स हुई है, इतने अच्छे लोग हैं, बट सब अच्छा हो रहा था। और लेकिन मुझे इंटरनली कोई खुशी नहीं महसूस हो रही थी। उस दौरान जब मैं डिप्रेस थोड़ा सा रहती भी थी तो मैंने अपनी मदर से बात बोली थी कि सब बहुत अच्छा हो रहा है, लोग इमेजिन करते हैं कि उनके साथ ये सब हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ हो रहा है पर मुझे खुशी नहीं हो रही है। तो आई थिंक शायद वो केतु की वजह से था। और जब ये शादी हो गई उसके कुछ 1.5 मंथ से चीजें इतनी ज्यादा टॉक्सिक स्टार्ट हुई मेरे लिए। मेरे जो हस्बैंड थे वो मेरी इन लॉज की फैमिली के रिलेटिव के साथ सीरियस रिलेशन में थे। अच्छा। हाँ। और पेरेंट्स के प्रेशर में आके उन्होंने शादी कर ली थी। बट शादी बस ऐसा फॉर्मेलिटी थी कि बस उन्हें करना था। उससे रिलेटेड जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उससे उन्हें कुछ मतलब नहीं रखना था। जी जी। तो जो डिप्रेस में सन और केतु और सन के पीरियड में रहती थी, वो डिप्रेस बिल्कुल हाई पीक पे हो गया उस दौरान। पहले ये होता था कि मुझे
मंथली कुछ चीजें फैमिली में पर्सनली कुछ खराब हुई तो उससे कुछ सीन क्रिएट हुआ तो ऑब्वियसली छोटी छोटी चीजों पे रोना आ जाता था। लेकिन जुपिटर की टाइम पीरियड में मैं हर एक घंटे हर एक सेकंड में डिप्रेस रहती थी, टॉक्सिक रहती थी। मैं बस उस शादी को जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उनसे सॉल्व करने के लिए बस वो तरीका ढूंढा करती थी। और बचपन से क्योंकि मेरी फैमिली रिलीजियस है तो ऑब्वियसली हम लोग पूजा पाठ से अटैच थे, बट मैंने कभी कुछ रेगुलर वे पे नहीं किया था। अच्छा। लेकिन हाँ, पर चीजें इतनी ज्यादा टॉक्सिक होने लगी कि फिर मैंने पूजा की तरफ रुख किया। और तो मेरा विश्वास हमेशा से भगवान पे था, लेकिन जब चीजें होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के थ्रू हो जाए तो फिर चीजें आप सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। रास्ता नहीं दिखता है तो फिर उस तरह हाँ, फिर कुछ ना कुछ तो आप करते हो ना कि चीजें कुछ तो सॉल्यूशन मिले, कुछ तो। उस दौरान मैं उस इंसान को समझाने की भी कोशिश करती थी, उसके पेरेंट्स से भी बातें करती थी कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। मतलब उन लोगों की सिचुएशन। और इस शादी का मैं कहूँगी सबसे भयानक फेज ये था कि मेरी आंखों के सामने चीजें हो रही है, सीरियसली क्लियर है कि ये दोनों बहुत सीरियस अफेयर में है, बट उनके पेरेंट्स और वो इंसान दोनों मानने को तैयार नहीं। मतलब तुम गलत देख रही हो, तुम गलत सोच रही हो, तुम्हारी सोच सही नहीं है, तुम्हारी काम ठीक नहीं है, इसलिए वो तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देता है। मतलब तो कभी कभी क्या होता था कि मैं डाउट में रहती थी कि हो सकता है शायद मुझ में ही कमी हो। लेकिन फिर दौरान जब दूसरे दिन वो चीजें दिखती रही तो फिर लगता था नहीं, मुझ में नहीं कमी है, ये इंसान लोग मुझे जो है वो बेवकूफ बना रहा है। बट वो मेरा पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो गया था। हालांकि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लड़की थी और बहुत अपने लिए हर डिसीजन लेती थी, पर इन लोगों ने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल बर्बाद कर दिया। मैं एक छोटा सा किचन का डिसीजन तक नहीं ले पाती थी कि ये करना है या नहीं करना। बिल्कुल मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो लूज हो चुका था जी। और शादी ऐसा कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में नवनी मैम की बात सुनी कि सोने का पिंजरा, ऑब्वियसली वही कंडीशन मेरे साथ थी कि बाहर से तो वो दिखता था इतनी अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली है, पर अंदर जो घुटन होती थी उससे मैं और सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही जानते थे कि अंदर हो क्या रहा है एग्जैक्टली। और उस दौरान मेरी हेल्थ भी इतनी ज्यादा खराब हो गई। मैं देखने में ठीक ठाक हूँ, लेकिन फेस से पता नहीं कैसे क्या हुआ, केतु की दशा थी या जो भी रीजन थे, बिल्कुल फेस की जो होती ना चमक वो चली गई, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, मुझे आर्थराइटिस स्टार्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब 2019 में मेरी मैरिज हुई थी और 2020 में जब इस चीजों के दौरान मैंने अपनी कुंडली, जब आप थक जाते हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो आप ढूंढते हो ना। जी। तो जब मैंने उन्हें पंडित को अपनी कुंडली दिखाई, देन दे टोल्ड मी कि आपकी केतु की महादशा चल रही है और आपके 7th हाउस में केतु है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा एस्ट्रोलॉजर कि जिसके 7th हाउस में केतु हो और उसी की महादशा चल रही हो तो ऑब्वियसली क्या कंडीशन हो सकती है। जी। हाँ, तो जब मुझे ये केतु का कुछ पता चला तो फिर ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब के थ्रू या जहाँ मुझे पॉसिबल हो जाता था मैंने उसके थ्रू रिसर्च करी और जो भी रिसर्च मिले मैं इसका बस सॉल्यूशन ढूंढती थी। और ऑब्वियसली केतु का जितने भी मैंने वीडियोस देखी या जो भी मैंने पढ़ा उसमें बस एक ही रिजल्ट मिलता था कि आप लेट गो सीखो, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो उसको सीरियस मत लो और उनको लेट गो करना सीखो, मेडिटेशन के थ्रू जाओ। बट फैमिली की कंडीशन इतनी खराब थी कि मैं ये सब चीजें नहीं कर सकती थी। तो ऑब्वियसली फिर चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर जब इसमें सैटर्न की टेन्योर आई तब तक मेरा ऑब्वियसली मैं आपको जैसे बताया कि मैं सब अच्छा हो रहा था लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही थी। तो ऑब्वियसली हो सकता है उस रिसर्च के थ्रू मैंने ये फाइंड किया कि जैसे केतु जो राक्षस है ना, जिसके पास सिर्फ शरीर है और दिमाग नहीं है या सर नहीं है, तो ये जो हमारे इंट्यूशन पे ही ज्यादा काम करता है। तो हो सकता है इसी रीजन के थ्रू चीजें हो तो रही थी पर मुझे खुशी नहीं हो रही थी, अंदर अंदर कुछ फील हो रहा था कि कुछ सही नहीं हो रहा है। तो अब केतु जो है वो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमारे इंट्यूशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर देता है। और फिर जब इसमें सैटर्न की फेज आई तब मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया उसी दौरान और वहाँ पे भी जब उन लोगों ने बिल्कुल लाइटली बिहेव किया तब फिर मैंने
डिसीजन लिया कि अब मैं यहाँ से क्विट करूँगी और फिर मैंने उनका घर छोड़ दिया। अच्छा। जी। और फिर जब मैं इसके थ्रू गई तो हालांकि मैंने घर छोड़ दिया था, बट ऑब्वियसली टेंशन और प्रॉब्लम तो वहाँ की सॉल्व नहीं हुई थी। फिर यही चीजें कंटिन्यू होती रही और जब इसमें थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम तब आया जब मेरी मरकरी की केतु में मरकरी की सिचुएशन स्टार्ट हुई। लास्ट फेज। जी, लास्ट फेज। ऑब्वियसली वो फेज सर मैं कहूँगी टॉक्सिसिटी का बिल्कुल पीक था और ऊपर से मेरे 8th हाउस में मून है। जी। तो आप समझ सकते हैं सर कि क्या क्या नहीं मैंने फील किया होगा। और फिर जब ये मरकरी की फेज स्टार्ट हुई तब उस दौरान चीजें मैं ये नहीं कहूंगी कि सॉल्व हो रही थी, पर पता नहीं कैसे जो मेंटल पीस मैंने सन के केतु और सन के टेन्योर में खो दी थी, पता नहीं क्यों और कैसे वो मुझे मेंटल पीस धीरे धीरे वापस मिलने लगी। बाकी प्रॉब्लम जैसे चल रही थी वैसे ही थी और ऐसे ही इसी के थ्रू होते ही फिर केतु की दशा संधि स्टार्ट हुई और 2022 में केतु की दशा संधि स्टार्ट हुई और 22 मार्च में मैंने डिसाइड किया कि ये जो 4-5 साल से मैंने अपना करियर बंद रखा हुआ है, कुछ उसमें हो नहीं पा रहा है, तो मैं फिर इंटरव्यू देना मैंने, क्योंकि मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है, तो मैंने स्कूल्स में इंटरव्यू देना स्टार्ट किया जिसमें मुझे एक अच्छे स्कूल में चांस मिला वहाँ कंटिन्यू करने का। और कैन यू बिलीव सर 2022 मई में मेरी वीनस की टेन्योर स्टार्ट हुई और जो मेरी स्कूल की प्रिंसिपल थी शी वाज आल्सो अ लेडी, अ ब्यूटीफुल लेडी। और जो उन्होंने मुझे जो लॉकर नंबर प्रोवाइड किया, तो क्योंकि मैं काफी एस्ट्रोलॉजी देख रही थी उस टाइम, तो जहाँ तक मुझे पता है वीनस का नंबर 6 है और ऐसा मिरेकल जो उन्होंने मुझे लॉकर नंबर दिया दैट वाज 15, 1 + 5 = 6 और 6 होता है वीनस का नंबर। तो लग रहा था कि ऑब्वियसली क्योंकि केतु हमारा इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो लग रहा था कि नहीं ये नॉर्मल नहीं, कुछ अलग ही हो रहा है मेरे साथ। और फिर लेकिन सर वो दशा संधि भी मेरी कोई मतलब नॉर्मल नहीं रही। हालांकि वीनस जो है वो टच कर चुका था, कुछ मेंटल पीस भी मुझे मिल रही थी और मैं बाहर निकल के काम करने लगी थी, तो ऑब्वियसली थोड़ा मेरा ब्रेन भी डाइवर्ट होता था, लोगों से मिलना भी होता था, थोड़ा सा मेरी जो चेहरे की चमक चली गई थी, जो हेयर फॉल हो रहा था और जो बिल्कुल मैंने अपना सेंस खो दिया था, मैं बिल्कुल सोशल नेटवर्किंग साइट से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी, मैंने किसी से बात करना बंद कर दिया था, मैं सिर्फ अकेले कमरे में रहती थी और उन्हीं सारी चीजों को बस रिकॉल करती रहती थी कि बस मुझे इसका सॉल्यूशन मिले। और मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने उस इंसान को इतना समझाया पर उसको एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन फिर उसी दशा संधि के दौरान कि ये डिसाइड हुआ, मैं उस पर्सन से, अपने हस्बैंड से दोबारा मिली और इस बार उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि वो जिसे पसंद करते हैं वो उसके साथ ही रहना चाहते हैं। और पता नहीं क्यों अब डाइवोर्स का चीजें केस फाइल स्टार्ट हुई। अब उस वक्त मुझे फिर इतनी टेंशन हुई कि ऑब्वियसली मैंने केतु की 7 साल की जो कंडीशन है वो निकाली है। अब लोग कहते हैं कि वीनस में आके चीजें ठीक हो जाती हैं, पर क्या अब मुझे कोर्ट के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे? फिर कोई 7-8 साल की अब कौन सी, अब तो वीनस में तो लोगों को रिलैक्स मिल जाता है, मेरे साथ अब ये क्या हो रहा है? तो पता नहीं कैसे क्या मिरेकल हुआ। अब केतु की तरह मैं जो भी पूजा कर रही थी, ऑब्वियसली मुझे रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ मेरी शादी में, लेकिन शायद उसका रिजल्ट आया कि वो इंसान मुझे बिल्कुल डायरेक्ट डाइवोर्स देने के लिए रेडी हो गया और सारी चीजें मैटर सॉल्व हो गए। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी सर कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि जो हुआ वो काफी पेनफुल हुआ। मैंने इतना एफर्ट डाला कि मेरी शादी बच जाए, मैंने इतनी लॉयल रही, हर वो चीज जो मैं कर सकती थी मैंने वो किया, लेकिन नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ। तो पर अब जैसा जो होना होता है एटलीस्ट वो हो ही जाता है सर। तो फिर उन्होंने डायरेक्ट मुझे लास्ट ईयर 2023 सितंबर में हमारा डाइवोर्स हो गया। लेकिन अब मेरी दशा संधि, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी दशा संधि भी उसी टाइम पे खत्म हुई।
जी। और मतलब हाँ, सारी चीजें एक तरह से बोल सकते हैं कि इंस्टेंट हो रही थी, चाहे वो स्टार्टिंग से ही आपकी जैसे शादी हुई पीरियड, मतलब वो जो केतु का एक टाइम फ्रेम आया उसी दौरान, और लास्ट तक डाइवोर्स तक की सिचुएशन दशा संधि के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था। जी सर, बिल्कुल। मतलब आप समझ सकते हैं, वीनस ने मुझे टच कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जैसे वीनस एक लेडी को प्रेजेंट करता है, मेरी स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, शी वाज सच अ ब्यूटीफुल लेडी, और ऑब्वियसली मेरा लॉकर नंबर वाज 6। लेकिन केतु के जो बैड इफेक्ट थे वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे। मेरे जितनी एनर्जी उन 7 साल की थी, मैंने अपनी शादी में लगाई थी, और वो पूरी तरह से वेस्ट हुई। उसका मुझे एक भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला उस शादी में, और शायद वही होना था। और फिर इसकी दशा संधि आते आते मेरा डाइवोर्स भी हो गया जी। और लास्ट ईयर 2023 सितंबर तक जैसे ही वो दशा संधि खत्म हुई, हाँ सर कह सकते हैं कि जैसे ही वो केतु का इफेक्ट खत्म हुआ, वो मेरी शादी भी खत्म हो गई। और विद इन 1 मंथ पता चल गया था उनका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उसके बारे में? सर यस सर, विद इन 1 मंथ। अच्छा। क्योंकि चीजें मेरी आंखों के सामने ही होती थी, और सब कुछ इतना ज्यादा टॉक्सिक था सर। ये होता ना कि आप कोई चीज एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैं गलत हूँ, आप बोल भी नहीं रहे हो और आप गलत कर भी रहे हो, तो शायद वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। आप जो इंसान होता है वो अपना ही कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे जब आप देखते हो कि नहीं ये इंसान गलत कर रहा है, तो उस दौरान आप बहुत भ्रम की स्थिति में रहते हो कि मैं गलत हूँ या ये गलत। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे राहु और केतु को वैसे भी भ्रम का कारक माना जाता है, और इस दौरान एक तो जिसकी महादशा चल रही होती है उसका एक मतलब काम नहीं कर रहा होता है प्रॉपर तरीके से दिमाग, हमें जी सर, जी बहुत ज्यादा। हाँ तो सर जी, शादी की ये समाज के थ्रू हुई थी, जैसे पत्रिका या मैट्रिमोनियल साइट या कोई रिलेटिव्स वगैरह, किसके थ्रू? क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जिन्होंने शादियां करवाई होती हैं इस दौरान वो भी कहीं ना कहीं एक धोखे के पात्र बन जाते हैं। नेचुरल है कि अपने मन से तो कोई नहीं किसी का बुरा करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ऐसे लोग ही इसमें उस पीरियड में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो बाद में पता चलता है कि वो हमारे शुभ चिंतक नहीं थे। तो आपकी जो ये मैरिज हुई थी इसके मतलब कैसे हुई थी, ये किसके थ्रू हुई थी? सर शादी मेरी अरेंज मैरिज थी। मेरे फादर के साथ में कलीग थे, उन्होंने वो रिलेशन के थ्रू उनका बताया था। लेकिन जब ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं कि उन्हें भी नहीं पता होता है कि जिसकी शादी हम करवा रहे हैं उसके साथ अब ये लोग ऐसे हैं एग्जैक्टली में। मतलब इनका जो आउटरली ये दिखाते हैं ये कुछ अलग है, और जो इनरली ये लोग हैं वो कुछ अलग है। तो जब आप सही कह रहे थे कि जब उन्हें पता चला तो वो भी शॉक्ड हुए कि ये लोग ऐसे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब उन्होंने करवाई थी तो कुछ ही डिस्टेंस पे वो घर था जहाँ उन्होंने मेरी शादी करवाई थी। जी। तो इससे पहले आपको मतलब आप बिलीव करते थे एस्ट्रोलॉजी में, या इतनी आवश्यकता ही नहीं पड़ी इससे पहले? नहीं सर, इंटरेस्ट तो मुझे जैसे कभी कभार कुछ आप न्यूज में सुन रहे होते हो या कुछ बात सुन रहे होते हो, तो इंटरेस्ट तो मुझे शायद बचपन से ही था, लेकिन सोर्स नहीं था। तो और फिर इतना ज्यादा अब आजकल मॉडर्न टाइमिंग है तो लोग इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते, इतने ज्यादा सोर्सेज भी नहीं है कि आप सीख सकें। लेकिन जब आप उस प्रॉब्लम के थ्रू जाने लगते हैं, जैसे मुझे 2020 जनवरी में पता चला कि मेरी दशा चल रही है, फिर मैंने उस फील्ड में काफी कुछ रिसर्च करी जस्ट बिकॉज मुझे एक सॉल्यूशन मिल जाए। तो ऑब्वियसली सर सॉल्यूशन तो नहीं मिला, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हाँ मैं 20 to 25% एस्ट्रोलॉजी सीख चुकी हूँ। मतलब मैं खुद को डायरेक्शन दे सकती हूँ, इतनी तो मैंने सीख ली है। जी जी। और अध्यात्म की तरफ या मतलब जो जैसे मंदिर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान रहता है भगवान की तरफ, तो वहां पे जाने पे आपको शांति का अनुभव होता था? सर वही उसी जगह, वही एक जगह थी जहाँ मुझे शांति मिलती थी जब ये मेरी वेडिंग हो गई। क्योंकि किसी के पास सॉल्यूशन नहीं होता था जिससे मैं अपनी बातें शेयर करती थी, वो खुद शॉक्ड होता था, उसके पास सॉल्यूशन नहीं होता था। लोग यही कहते थे कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी। मैं पेशेंस रख रही थी, लेकिन कितना और कितनी लिमिट तक, वो लिमिट कौन डिसाइड करेगा कि इसके आगे नहीं बढ़ना है या इस तक ये बहुत ज्यादा हो गया। जी जी। क्योंकि बहुत कुछ आप फेस कर रहे होते हो, शायद ऑलरेडी आप 1-1.5 महीने में ही बहुत कुछ आप फेस कर चुके होते हो जी। तो वो शांति जो है वो भगवान से ही मिलती है कि प्लीज मुझे एक सॉल्यूशन दो। और शायद मैंने ये पूरी एस्ट्रोलॉजी
और जितने भी मैंने ये दशा अपनी सरवाइव कर डाली, वो सिर्फ एक सॉल्यूशन पे कर डाली कि प्लीज मुझे मेरी शादी को बचाने का एक सॉल्यूशन दो जिससे बच जाए। और एटलीस्ट जैसे ही दशा संधि खत्म हुई, वो शादी भी खत्म हो गई। जी जी। और ये जैसे आपने बताया कि जो भी ये सारी चीजें चल रही थी, तो इन लॉज को भी इसके बारे में पूरा पूरा पता था, लेकिन अल्टीमेटली ब्लेम्स जो थे वो आप पर ही लग रहे थे जी। कि किसी भी तरह का, मतलब कि आप या तो उनके योग्य नहीं हैं या कोई ना कोई कमी निकाल के आपको ही एक कसूरवार जैसे बनाया जा रहा। हाँ, जी सर, जैसे मैं बता रही हूँ कि उन्होंने सिर्फ पेरेंट्स के प्रेशर में शादी कर ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली जिससे वो पसंद करते थे उससे वो कर नहीं सकते थे, या वो अलाउ नहीं कर रहे थे, उनके रिलेटिव थी वो। तो बट फिर भी पेरेंट्स, आई थिंक मैं इतना तो एक्सपेक्ट करती थी कि कम से कम पेरेंट्स तो मुझे सपोर्ट करें, शायद वो सपोर्ट करते तो मैं फिर भी सरवाइव कर जाती। बट दे आर ऑल्सो ब्लेमिंग मी कि तुम अच्छे से नहीं कर रही हो, तुम्हारे काम जो है वो ठीक से नहीं होते हैं, तुम में ये कमियां हैं, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। मतलब वो जो कर रहा है वो उसी को डिफाइन करते थे कि नहीं वो ठीक कर रहा है क्योंकि तुम अच्छी नहीं हो। कहीं ना कहीं अपने बेटे की जो बुराइयां थी उनको छुपाने का वो प्रयास कर रहे थे। जी जी। अच्छा, तो आपकी जो उस टाइम पे सपोर्ट में, जैसे आपके खुद के यदि भाई बहन या पेरेंट्स की बात करें, तो वो क्या सपोर्टिव थे उस दौरान, उन्होंने सहयोग किया? यस सर, इतना तो था कि मेरी फैमिली मुझे फुल सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि शायद वो सपोर्ट ना करती तो शायद मैं सरवाइव ही ना कर पाती ऑब्वियसली, क्योंकि घर छोड़ के आना ऑब्वियसली एक लड़की के लिए उतना इजी नहीं होता है, और बात घर छोड़ने के बाद भी चीजें इजी नहीं होती। लोग कहते हैं कि टाइम बहुत मॉडर्न हो गया है, बट आई थिंक एक लड़की के लिए जैसी सिचुएशन पहले थी वैसी ही अभी भी है जी। ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया है जी। तो जैसे हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि देखो, केतु की दशा कुछ वृद्ध लोगों को भी आती है, कुछ युवा लोगों को भी आती है, तो उनके लिए एक कॉमन सा मैसेज कि इस पीरियड में कैसा उनको क्या देखना चाहिए, क्या पेशेंस रखनी चाहिए, यदि आपके एक्सपीरियंस के अनुभव की बात करें तो उसके आधार पर क्या आप बोलना चाहेंगे? सर, मैंने लास्ट वीडियो आपका सुना था, तो आप लोग डिस्कस कर रहे थे नमनी मैम के साथ, तो हाँ इस चीज से तो मैं भी एग्री करूंगी कि अगर आपकी केतु की महादशा चल रही हो तो मैरिज तो बिल्कुल ना करें, और अगर करनी है तो एटलीस्ट मर्क्यूरी का टाइमिंग आने तक तो आपको वेट करना ही चाहिए। लेकिन आपका एक बॉन्ड बन जाए अपने जो पार्टनर। जी जी, या फिर आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए। और सर लेकिन एक चीज, क्योंकि अब मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मैंने काफी कुछ लेट गो की प्रैक्टिस भी की है, तो सर मैं एक उसका दूसरा फॉर्म भी एक सामने रखूंगी कि जब आपकी चीजें लाइफ के थ्रू होनी होती है, क्योंकि कुछ इसका रिलेशन जो है केतु का वो लास्ट बर्थ से पिछले जन्म से भी होता है। हाँ, तो अगर हम इसका दूसरा रूप देखें तो ऑब्वियसली जो शायद मैंने यही पेन किसी दूसरे बर्थ में किसी और को दिए होंगे, तो मैं इस बर्थ में अपने इसके थ्रू हुई, तो हो सकता है चीजें ऐसी ही होनी हो और ऐसी ही लिखी हो। शायद मुझे सॉल्यूशन दशा संधि के खत्म होने पे ही मिलना था। मैं लाइफ लॉन्ग 7 साल में सिर्फ सर सॉल्यूशन ही मांगती रही, और उसका सॉल्यूशन ये एक निकला कि वो शादी ही नहीं बची। तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, जो चीजें जैसी लिखी होती है शायद उन्हें वैसे ही फेस करना होता है। और सबसे जो, क्योंकि मैं एक सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढती रही, तो लोगों को मैं एक सॉल्यूट दूंगी कि आप लेट गो की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो भी चीजें चल रही हैं आप उससे लड़ नहीं सकते। वो चीजें कार्मिक के थ्रू हो रही हैं, लोग आप पे कर रहे हैं, आप किसी से नहीं मतलब कोई बॉन्ड बना रहे हैं। तो बेसिक चीज यही है कि आप जो भी हो रहा है उसको इजीली होने दीजिए और लेट गो की प्रैक्टिस करिए कि चीजों को अपने ऊपर ज्यादा असर मत आने दीजिए। जी, मतलब इन और थोड़े से सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो इस तरह से कि ज्यादा किसी भी चीज के लिए आप प्रयास मत करिए। चाहे आप जॉब में दिक्कत झेल रहे हैं तो उसको चेंज करने का या उसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करने की कोशिश ना करें। शादी में अपनी तरफ से तो आपने एफर्ट डाल दिया, लेकिन जब चीजें नहीं सुधर रही हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भागना नहीं है। जी, मैक्स टू मैक्स सर इसमें तभी शायद सॉल्यूशन मिलता है, और जितना आप जो भी, मुझे तो शांति तभी मिली जब मैं मेडिटेशन की टू गई या मैंने नाम जब स्टार्ट किया, और तभी मेरी अंदर से जो मेंटल पीस होती है वो मुझे वापस मिलने लगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक ऑब्वियसली मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ, मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न थिंकिंग रखती हूँ, लेकिन अब मैं इतना ज्यादा बिलीव करती हूँ नाम जप में, क्योंकि इससे मन को काफी ज्यादा शांति मिलती है। जी। और सर एक चीज जो मुझे पर्सनली शेयर करनी थी
एक चीज जो मैंने बाकी लोगों को भी सुना है केतु की महादशा के टेन्योर में, तो जो भी आपके सुनने वाले हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन यहाँ पुटअप करूंगी। मैंने देखा है कि उनकी फैमिलीज में एक पैटर्न होता है जो एक फैमिलीज के थ्रू चलता रहता है। जैसे मेरी फैमिलीज में एक पैटर्न था, जो भी मेरी मैटरनल आंटी की जो बेटी थी उसके साथ भी यही कंडीशन हुई, फिर मेरी मदर की मैं बेटी हूँ मेरे साथ ये कंडीशन हुई। तो शायद एक पैटर्न है जो केतु के थ्रू आपकी फैमिली में फॉलो हो रहा है, तो शायद उसी पैटर्न को हमें तोड़ना होता है। इस वजह से भी ये चीजें होती हैं। जितना मेरा सर रिसर्च हुआ है तभी मैंने आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो एक बार अपना आप डेट ऑफ बर्थ बता देंगे? सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/5/93। ओके, बाकी आप मेरे को डिटेल्स सेंड कर दीजिए। भी और कुछ बताना चाहेंगे? नो सर, मेरा तो जितना भी मैंने सीखा, जो भी मेरी सर्वाइवल थ्योरी थी, मैंने वो सब आपको शेयर कर दी जी। और चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे विदाउट म्यूजिक मंत्रा के बारे में? सर इस दौरान मैं जो सबसे ज्यादा मैं अपने डाइटी से जुड़ी हूँ, दैट इज मेरी जो सबसे ज्यादा मेरी श्रद्धा है वो विष्णु भगवान पे है। तो उसी के थ्रू मुझे लगता है, मैं एक दिन ऐसे ही फोन यूज कर रही थी और आपका चैनल इसी स्टोरी के थ्रू मेरे सामने आ गया। तो शायद वो मेरे लिए एक गॉड गिफ्ट था कि मैं आपसे जुड़ सकूं। तो ऑब्वियसली जो लोग इन चीजों से, जो टॉक्सिक लाइफ से अपनी गुजर रहे हैं, उनको एक होप मिलती है कि हाँ, अगर वो सरवाइव कर पा रहा है तो शायद एट लास्ट मुझे भी एक सॉल्यूशन मिलेगा, मैं भी सरवाइव कर लूंगी। वो जो दिन है वो भी एक अच्छा आएगा जब मैं अपना जो कॉन्फिडेंस मैंने खो दिया है उसको मैं दोबारा पा सकूंगी। तो काफी होपफुल रहा आपका चैनल मेरे लिए। ओके, थैंक यू सो मच नेहा जी। आपने अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में, जो केतु महादशा के दौरान जो चीज़ों को आपने बर्दाश्त किया है, और मैं खुद भी और अपने व्यूअर्स की तरफ से भी यही कामना करता हूँ कि आने वाला जो आपका भविष्य है वो सुखद हो। और चाहे किसी रिश्ते की बात करें या आपके जो टीचिंग प्रोफेशन में आप जा रही हैं, उसमें दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें। थैंक यू सर। तो ये था नेहा अवस्थी जी का कानपुर से केतु महादशा से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस। अब बात कर लेते हैं इनकी कुंडली की। देखिए, इनका जो जन्म है वो 8 मई 1992 का है, 11:10 रात के, और उन्नाव यूपी का। और यदि ग्रहों की स्थिति की बात करें तो देखिए, इनके लगन में ही धनु लगन की इनकी कुंडली है, और लगन में ही इनके राहु विराजित हैं। सेकंड हाउस में इनके शनि बैठे हुए हैं। सुख स्थान में यानी कि 4th हाउस में इनके मंगल विराजित हैं। पंचम स्थान में इनके त्रिग्रही योग सूर्य, बुध और शुक्र विराजित हैं। केतु इनके सप्तमेश, जैसा इन्होंने बताया वैसे ही हैं। और चंद्र जो हैं इनके वो अष्टमेश होकर बैठे हैं। भाग्य भाव में इनके गुरु विराजित हैं। ये इनकी कुंडली की स्थिति है। और वीडियो के अंत करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि देखिए, अपने आप को, अपने जीवन को किसी न किसी शुभ कर्म के साथ आप संलग्न जरूर करें। मानव सेवा हो या जीव सेवा हो, आप किसी न किसी शुभ कर्म के साथ संलग्न जरूर रहें। फिर चाहे केतुदेव हो या अन्य कोई ग्रह हो, वो आपको शुभ परिणाम ही देंगे और आपके जीवन को सकारात्मकता और अपने आशीर्वाद से ज़रूर भरेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।